नमस्कार, मैं हूं मिलिंद खांडेकर और आप देख रहे हैं साप्ताहिक सभा का विशेषांक हम हर रोज़ लेकर आ रहे हैं। दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर कल यानी बुधवार को मतदान है और शनिवार 8 फरवरी को रिजल्ट आने वाले हैं। तो आज दिल्ली विधानसभा चुनाव पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ जुड़ रहे हैं लोकमत समूह के वरिष्ठ पत्रकार आदेश रावल। आदेश, बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो आदेश, अब तो मतदान में कुछ घंटे ही बचे हैं, तो फाइनली आपका क्या टेक है कि किसका पलड़ा भारी आपको लग रहा है? देखिए विनय जी, इसमें दो तीन बातें हैं। पहली बात तो ये है कि पिछले 11 साल के राजनीतिक सफर में अरविंद केजरीवाल के खिलाफ एक एंटी इनकम्बेंसी नजर आ रही है और इसको वो खुद भी मानते हैं। इसीलिए उन्होंने 23 टिकटें काटी और कई सारे उम्मीदवारों की सीट चेंज की। अपने सबसे नजदीकी व्यक्ति मनीष सिसोदिया की सीट चेंज कर दी, पटपटगंज से जंगपुरा भेज दिया। इसके अलावा जिस हिसाब से बीजेपी ने भी और खासकर भारत सरकार ने 8th पे कमीशन और 12 लाख तक का जो ये टैक्स फ्री किया है मिडिल क्लास को, अपर मिडिल क्लास को, ये भी इसमें एक बहुत बड़ा फैक्टर है। तो मुझे ऐसा लगता है मिलिंद जी कि कांग्रेस पार्टी भी इस बार एक बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करने वाली है। हालांकि जब मैं डाटा देखता हूं 2020 का और 2015 का और आज की डेट में जब मैं उसको कंपेयर करता हूं तो मुझे ज्यादा फर्क नजर नहीं आता, क्योंकि 2015 में 36 सीटें ऐसी थी जहां कांग्रेस पार्टी को 10,000 से ज्यादा वोट मिला था। कहीं 10, कहीं 15, कहीं 20, 25, 30,000 तक वोट कैंडिडेट्स को मिले थे। और 2020 का डाटा ये कहता है कि उनको 6 सीटों पे 10,000 से ज्यादा वोट मिला था, जो मैक्सिमम 20, 22, 25,000 तक गया था। तो इस बार ऐसा क्या है कि कांग्रेस पार्टी अच्छा परफॉर्म करेगी और आम आदमी पार्टी हार जाएगी, जो कि इस लुटियंस में और इन हवाओं में इस बात की बहुत चर्चा है कि कांग्रेस पार्टी की परफॉर्मेंस तय करेगी सरकार किसकी बनने वाली है। दरअसल इस बार इसका एक बड़ा फैक्टर ये है कि अरविंद के खिलाफ, आम आदमी पार्टी के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी है, काफी बड़ी संख्या में है, काफी ज्यादा है। और इसके अलावा दूसरा फैक्टर ये है कि अरविंद केजरीवाल जिस हिसाब की राजनीति करने आए थे, राजनीति बदलने आए थे, और वो ये कहते थे कि वो कांग्रेस और बीजेपी से अलग हैं, तो उनके ऊपर आरोप है शराब घोटाले का, करप्शन का, शीश महल का। तो जब वो जेल से बाहर आए तो उन्होंने इस्तीफा दे दिया। अब जनता ये तय करेगी कि क्या अरविंद केजरीवाल अगर जीत जाते हैं तो उन्हें एक सर्टिफिकेट मिल जाएगा कि ये इश्यूज जनता के बीच में है ही नहीं। वो अरविंद को करप्ट मानते हैं, नहीं मानते हैं, ये एक फैक्टर है। दूसरा, इतना ही महत्वपूर्ण फैक्टर है प्रधानमंत्री मोदी के लिए भी, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी 3 बार इस देश के लोकसभा चुनाव जीत चुके हैं, लेकिन दिल्ली अभी तक नहीं जीत पाए। तो इतिहास में जब इसकी चर्चा होगी आगे चल के, तो फिर ये कहा जाएगा कि प्रधानमंत्री मोदी ने 3 बार देश जीत लिया था लेकिन दिल्ली जीतने में कामयाब नहीं हुए। तो दोनों का लिटमस टेस्ट है, अरविंद केजरीवाल का भी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी। लेकिन मैं ये कह सकता हूं कि आज की डेट में थोड़ा सा एज है अरविंद केजरीवाल को। नहीं, तो आपने कांग्रेस के बारे में बात की और यही चर्चा है कि कांग्रेस का परफॉर्मेंस, जैसे हमने एमसीडी में देखा था खास तौर पे आदेश की, जब कांग्रेस 10% से ऊपर चली गई थी तो बीजेपी को फायदा हो गया था और आम आदमी पार्टी को नुकसान हो गया था। तो बात बार बार एमसीडी की अगर हम नज़ीर दें तो यही बात होती है कि अगर कांग्रेस अच्छा करेगी तो आम आददमी पार्टी को नुकसान पहुंचा सकती है, क्योंकि दलित मुस्लिम जो वोट बैंक है दोनों का एक जैसा है। तो कांग्रेस कहाँ खड़ी है? क्योंकि राहुल गांधी पहले तो बीमारी की वजह से नहीं आ पाए, फिर वो 26 जनवरी के बाद में प्रचार में उतरे, फिर उन्होंने डायरेक्ट अटैक कर दिया अरविंद केजरीवाल पे। तो कांग्रेस का कुछ समझ में नहीं आया, मतलब बिल्कुल आखिर के 3-4 दिनों में प्रचार हुआ। राहुल गांधी की जो सबसे पहली रैली हुई उसके बाद में एक मीटिंग की गई कि राहुल गांधी को 17-18 सीटों पे जहां कांग्रेस पार्टी के कैंडिडेट स्ट्रॉन्ग हैं, वहां वो निकालना चाहते थे पद यात्रा, कि वो उन इलाकों में पद यात्रा निकालें और कांग्रेस पार्टी को और मजबूत कर सकें। लेकिन जिन लोगों को जिम्मेदारी दी गई थी पदयात्रा निकालने की, शायद वो उसकी योजना नहीं बना पाए। और उसके बाद जब एक जूम मीटिंग हुई उसमें राहुल गांधी ने काफी फटकार लगा के कहा कि आप लोगों के पास कोई प्लान नहीं है, हम जनता तक कैसे पहुंचेंगे, हमारा प्रचार प्रसार जो है बिल्कुल जीरो है और आप लोग मुझे मिसलीड कर रहे हैं। और उस जूम मीटिंग से राहुल गांधी ने अपने आप को लॉग आउट कर लिया। उसके बाद मतलब मेरे हिसाब से 6-7 दिन तक कोई प्रचार राहुल गांधी ने नहीं किया। बताया ये गया कि वो बीमार है, लेकिन इतने बीमार नहीं थे कि प्रचार नहीं कर सकते थे। दरअसल वो इस बात से खफा थे कि हमारे नेताओं के पास दिल्ली के लिए कोई योजना नहीं है। 27 तारीख को राहुल गांधी ने पहली रैली की मध्य प्रदेश के मऊ में, जिसका नाम था जय संविधान, जय बापू, जय भीम, जिसकी नींव रखी गई थी बेलगावी में, कांग्रेस वर्किंग कमेटी हुई थी।
और उसके बाद जब राहुल गांधी ने 28 तारीख को दिल्ली में रैली की तो उन्होंने शीश महल और शराब घोटाले का मुद्दा उठाया, जो सबको अनएक्सपेक्टेड लगा। दरअसल इसके पीछे की वजह ये है मिलिंद जी कि जब अजय माकन ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये कहा था, एक ट्वीट करके कहा था कि मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगा, मैं बताऊंगा कि कैसे अरविंद केजरीवाल देश विरोधी हैं। उसके उस प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले इंडिया अलायंस के 4 नेताओं ने राहुल गांधी को फोन किया, अखिलेश यादव, उद्धव ठाकरे, ममता बनर्जी, शरद पवार, और राहुल गांधी ने उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को रुकवा दिया। उसके पीछे का तर्क ये था कि अरविंद केजरीवाल इंडिया अलायंस का हिस्सा हैं, अभी भी इंडिया अलायंस है, और एक चुने हुए पूर्व मुख्यमंत्री और पार्टी के फाउंडर के खिलाफ ऐसी भाषा का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। तो राहुल गांधी ने उस बात का लिहाज किया कि हमारे साथी हैं। लेकिन जब इन चारों दलों ने अपना समर्थन दे दिया आम आदमी पार्टी को, तो वो बात शायद कांग्रेस पार्टी को अच्छी नहीं लगी, और इसीलिए उन्होंने एक शार्प अटैक किया अरविंद केजरीवाल के ऊपर। और राहुल गांधी इस बात से फुली कन्विंस्ड हैं कि पंजाब में, दिल्ली में और गुजरात में जहां जहां आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ती है वो कांग्रेस पार्टी का ही वोट खाती है। इसलिए हमें अरविंद के खिलाफ एक मजबूती से चुनाव लड़ना चाहिए जो कांग्रेस पार्टी लड़ रही है। और कांग्रेस पार्टी को लगता है कि लगभग लगभग 15 से 20 सीटों पे ओवरऑल 12% वोट शेयर, और इन 15 से 20 सीटों पे 25% वोट शेयर अगर कांग्रेस पार्टी ले आएगी तो आम आदमी पार्टी चुनाव हार जाएगी। नहीं, पर आदेश जो आप बात कह रहे हैं कि 12% वोट ओवरऑल मिल जाता है कांग्रेस को, तब तो फिर क्योंकि अभी जो सर्वे, एक ही सर्वे हमने देखा, उसमें 8% का, मट्रीज का जो सर्वे था वो 8% वोट दे रहा था कांग्रेस पार्टी को, और वो काफ़ी नज़दीकी है। लेकिन स्टीव वोटर तो कांग्रेस को 4-5% ही वोट दे रहा है जो कुल मिला के। तो ये 12% अगर आ गया तब तो फिर चुनाव ही पलट जाएगा। अगर जितना लगता है कि आपको ऐसे हो सकता है 12% तक, कांग्रेस भले ही चाह रही होगी कि वो 12% तक पहुंच जाए, लेकिन वहां पहुंच पाएगी क्या? मिलिंद जी, कांग्रेस पार्टी बैंक कर रही थी 2 वोटर्स के ऊपर, एक दलित वोट बैंक के ऊपर और एक मुस्लिम समाज के ऊपर। राहुल गांधी के भाषण आप सुनेंगे तो वो बार बार इस बात का जिक्र करते हैं कि जब माइनॉरिटीज पे अत्याचार होता है तो अरविंद केजरीवाल नजर नहीं आते, क्योंकि वो मैसेज देना चाहते हैं कि शाहीन बाग हो या दिल्ली के दंगे हो, कहीं भी अरविंद केजरीवाल नजर नहीं आए। क्योंकि उसके पीछे की वजह ये है कि जितनी हिंदुत्ववादी पार्टी बीजेपी है उतने अरविंद केजरीवाल भी हैं। तो राहुल गांधी बार बार उस बात को याद दिला रहे हैं, क्योंकि उस बात को अच्छे से जानते हैं, समझते हैं कि अगर ये 2 वोट बैंक कांग्रेस पार्टी का के पास आ जाए, सारा भी ना आए, तो भी इस वोट शेयर को छुआ जा सकता है। क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने एक स्टेटमेंट देके ये कहा था कि कांग्रेस और बीजेपी दोनों मिल गए हैं। दरअसल उसके पीछे की स्ट्रैटेजी ये थी कि अरविंद जानते थे कि ये संदेश जाना है मुस्लिम समुदाय तक, ताकि उनको लगे कि मैं हूं जो बीजेपी को हरा सकता है। तो उसके पीछे की स्ट्रैटेजी ये थी। अब कांग्रेस को ऐसा लगता है कि जहां जहां उनके स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट खड़े हैं, ओखला में, मुस्तफाबाद में, इन इन जगहों पे जरूर मुस्लिम वोट बैंक उनको मिलेगा। और जितना जितना हरियाणा के विधानसभा चुनाव में जाट बीजेपी को चला गया, अगर उतना 25% मुसलमान भी कांग्रेस पार्टी के पास आ जाता है तो ये अपने मकसद में कामयाब हो जाएंगे, और इनको लगता है कि आम आदमी पार्टी चुनाव हार जाएगी। लेकिन जैसा आपने पूछा कि क्या ये डुएबल है, क्या ये पॉसिबल है, देखिए राजनीति पूरा खेल ही संभावनाओं का है, कोई नकार नहीं सकते इस बात को। लेकिन मैं आपको ये कह सकता हूं कि पिछले 2 टर्म को मैं छोड़ दूं तो इस बार मुझे कांग्रेस पार्टी दिल्ली का विधानसभा चुनाव लड़ती हुई दिख रही है, नजर आ रही है। एक बस क्रिएट हुआ है, उन्होंने यात्रा निकाली, संदीप दीक्षित को खड़ा किया, स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट उतारे। मैं ये कह सकता हूं कि 50 कैंडिडेट ऐसे हैं मिलिंद जी जो स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट हैं। अब आप देखिए कि आतिशी के सामने अलका लांबा को दिया, संदीप दीक्षित को उतारा अरविंद के सामने। ऐसे ऐसे फैसले लिए गए कि जो कैंडिडेट्स राजी नहीं थे, लेकिन पार्टी ने स्टैंड लिया कि नहीं, आपको चुनाव लड़ना, कोई ऑप्शन नहीं है। तो संभावनाओं का खेल है, नकार नहीं सकते इस बात को। लेकिन आज की डेट में अगर ये मान लें कि 8% 9% पे है तो कोई बड़ी बात नहीं है 3% वोट का टर्नआउट होना। सीट मिलेगी कि नहीं कांग्रेस को? मुझे लगता है मिलिंद जी 2 सीट ऐसी हैं जहां संभावना बनी हुई है। एक सीट है जो जिसमें जहां सबसे ज्यादा स्टेक हाई है, वो है कस्तूरबा नगर, अभिषेक दत्त। और दूसरी सीट है रोहित चौधरी की नांगलोई जाट। ये 2 सीटें ऐसी हैं जहां बहुत ज्यादा उम्मीदें हैं कांग्रेस पार्टी को कि ये सीट निकल सकती है। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि जैसे समीकरण बन रहे हैं और जैसे कांग्रेस पार्टी इस बार अपना वोट वापस ले रही है आम आदमी पार्टी से, वो हराने की स्थिति में आ गई है, तो मेरी व्यक्तिगत राय ये है कि कोई सीट नहीं निकलेगी। लेकिन हाँ, कांग्रेस पार्टी इतना वोट जरूर ले आएगी जिससे आम आदमी पार्टी का नुकसान हो जाए। आखिर में आदेश, क्या राय है आपकी? मतलब आपने कहा कि स्लाइट एज है आम आदमी पार्टी को, तो क्या ये एज 8 तारीख को बनी रहेगी, या मतलब
क्या आपका, अगर मुझे फाइनल टेक लेना हो, मैं सीटें नहीं पूछ रहा हूँ आपसे, कि सरकार किसकी बनेगी? देखिए, मुझे लगता है कि एज अरविंद केजरीवाल को है, क्योंकि ये जो गरीब तबका है, जो कि झोपड़ी वाला तबका है, ये जो ऑटो रिक्शा वाले हैं, ये जो गरीब तबका है, जो बेनिफिशियरी है बिजली का, पानी का, ये अरविंद केजरीवाल के साथ टिका हुआ है और महिला वर्ग भी उनके साथ टिका हुआ है। लेकिन एक जो चीज लगती है मुझे कि जो अक्सर लोकसभा चुनाव में सारा वोट बीजेपी को पड़ता है और वही मिडिल क्लास जो है वो मतलब विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी के पास आ जाता है। क्या केंद्र सरकार के इस फैसले से, जो ये फैसला हुआ है कि 12 लाख तक आपको टैक्स नहीं देना और 8वां पे कमीशन जो आ रहा है, इससे मध्यम वर्गीय परिवारों में, सैलरी क्लास लोगों में और ये जो साउथ दिल्ली की जो सोसाइटीज हैं, बड़ी बड़ी बड़े बड़े फ्लैट्स के लोग हैं, ये निकल के बाहर आएंगे? और क्या जो जो वोट बैंक हमेशा शिफ्ट होता था आम आदमी पार्टी के पास, मिडिल क्लास का, साउथ एक्स का, वो इस बार इन फैसले से अगर बीजेपी के पास जाता है तो एक सेटबैक हो सकता है। लेकिन मैं ये कह सकता हूं आपको कि अभी भी मुझे ज्यादा उम्मीद इस बात की लगती है, सारे समीकरण समझने के बाद, कि अरविंद केजरीवाल जो है वो 40-42 सीट पे खड़े हुए हैं। हमारे साथ जुड़े थे आदेश रावल, जिनका कहना ये है कि तमाम समीकरणों के बावजूद जो एज है इस चुनाव में वो अरविंद केजरीवाल के पास है और 40-42 सीटें उनको मिल सकती है। हालांकि इस समीकरण के किंतु परंतु में कांग्रेस पार्टी भी खड़ी है। कांग्रेस पार्टी को कितना वोट मिलेगा, उस पर भी चुनाव का परिणाम निर्भर कर सकता है। साप्ताहिक सभा का ये विशेषांक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।